हेलो बच्चों, रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में मैं अपने सभी व्यूअर्स छात्र छात्राओं का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि पिछले कई दिनों से आपको मैसेज के माध्यम से बताया जा रहा है कि अति शीघ्र आपके लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक नया कॉन्सेप्ट एग्जाम आइडिया संबंधित वीडियो प्रदर्शित किए जाने हैं। चलिए, आज उसका दिन आ गया है। आज से हम एग्जाम आइडिया सीरीज का प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आज सन 2020 यानी पिछले वर्ष का जो बोर्ड का पेपर हुआ है उसका एक सैंपल पेपर मैं आपको लेके आया हूं। यह सैंपल पेपर आप हमारे जब चैनल पर जाएंगे तो वहां कम्युनिटी आएगा। कल आप कम्युनिटी पे इस पेपर को देख भी सकते हैं। साथ साथ जो बच्चे हमसे व्हाट्सएप से जुड़े हुए थे उनको मैंने पेपर का मैसेज कर दिया है। इस वीडियो के बीच में भी मैं पेपर दिखाऊंगा आपको, जिस पेपर के संबंधित क्वेश्चन करवा रहे हैं। बच्चों, चूंकि आज यह सीरीज प्रारंभ हो रही है तो आज इसका कालांश थोड़ा छोटा होगा। हो सकता है पूरे पेपर के क्वेश्चन एक साथ ना हो पाए, तो कल उसको हम कंप्लीट कर देंगे। आधा वीडियो कल प्रेषित मिल जाएगा आपको, शेष भाग आप कल देख सकते हैं। एक बात और शेयर करना चाहता हूं, जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित व्याख्यान यानी जानकारी भी उसी समय आपको प्रदान कर दी जाएगी। इससे आपका लाभ यह होना है बच्चों, जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर वो भी नियमित रूप से 25-30 जो पेपर हम सॉल्व कराएंगे उनको लगातार पढ़ेंगे और पूरा याद कर लेंगे, तब भी उनके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक आने की बहुत अधिक संभावना है बच्चों। दूसरी बात, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उस सब का पीडीएफ अगले दिन या एक दिन बाद आपको नए वीडियो लिंक के साथ प्रेषित कर दी जाएगी, जिसमें संबंधित कालांश का पेपर और पूरा पेपर सॉल्व किया हुआ पीडीएफ दोनों ही आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आप उनसे भी अपने नोट्स बना सकते हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर उन्हें याद कर सकते हैं। आइए, रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में आज की नई हेडिंग लगाते हैं। आज हम बच्चों वर्ष 2020 का बोर्ड पेपर, कौन सा बेटा, बोर्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों, पहले हम यह जान लें कि हमारा बोर्ड पेपर का जो खाका होगा वो किस तरह होगा। यह 70 अंकों का होगा बेटा। कितने अंकों का होगा? अंकों का विभाजन कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 1 6 अंक का होगा। कितने अंक का बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 6 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये 8-8 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे बेटा? 8-8 अंक के होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 होगा 12 अंक का और क्वेश्चन नंबर 5 16 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 10 अंक। क्वेश्चन नंबर 7 10 अंक। और ये आपके होगा बेटा 6 और 2 8 5 16, 16 और 6 22 8 30 की 0, 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, कुल मिला के 70 अंकों का आपका पेपर होगा। उसमें 7 क्वेश्चन होंगे। पहले 6 क्वेश्चन जो होंगे बेटा वो बहुविकल्पीय होंगे। पहले 6 क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से एक सही प्रश्न आपको चुनना होगा। दूसरे में सामान्यतः है 2-2 अंक के 4 क्वेश्चन, इसमें भी 2-2 अंक के 4 क्वेश्चन होते हैं। 2-2 अंक के 4-4 क्वेश्चन होते हैं सामान्यतः है। जो चौथा प्रश्न है, चौथा, इसमें 3 अंक के 4 प्रश्न होते हैं और 5वें में 4 अंक के 4 प्रश्न होते हैं और यहाँ 5 अंक के 2 और 5 अंक के 2। ठीक है ना, ये इनका विभाजन होता है। इनकी विशेषता होती है बेटा, इनमें 6वें और 7वें प्रश्न में आपको अथवा भी मिलेगा। मतलब इन प्रश्नों के
आपको दो चॉइस रहेंगी, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। जैसे इसके दो प्रश्न मिलेंगे, दोनों में विकल्प भी मिलेंगे आपको, दो में से एक कोई भी कर सकते हो, है ना, और लगा होगा उसको कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह आपको सभी तरह के प्रश्नों को सटीक उत्तर द्वारा हल करके अच्छे नंबर लाने। आज हम आपको बच्चों यहां तक समझाते हैं, अगर जितना हो जाए लगभग चार प्रश्न तक आपको बता देंगे और 5, 6, 7 प्रश्न हम कल बता देंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं बेटा। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न हमने लिखे हुए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनको हम देखते हैं। प्रश्न है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। क्वेश्चन क्या दिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 4 विकल्प दिए हैं, हम तो सीधा सॉल्व करते हैं बेटा। हम जानते हैं ऑर्डर क्या होती है, ऑर्डर के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स, ये हम जानते हैं। जो बच्चे नहीं जानते अब सीख लें, किसी भी कोटि के लिए यूनिट निकालना है, ये कॉमन सूत्र है, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। आप चूंकि यह प्रथम ऑर्डर की है, क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रथम कोटि यानी n की वैल्यू 1 है, हमने ऑर्डर निकाली, क्या हुआ, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 1 सेकंड इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स की पावर 0 और सेकंड इनवर्स, इसकी वैल्यू 1 हो गई, उत्तर हो गया सेकंड इनवर्स। क्या उत्तर हो गया बेटा आपका, सेकंड इनवर्स। तो आपका उत्तर ये वाला सही हो गया। कौन सा सही हो गया? दूसरा उत्तर सही हो गया, जिसका आंसर दिया है सेकंड इनवर्स। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है, कैसे निकालना है। कोई भी इकाई किसी भी कोटि की इकाई आ सकती है। शून्य कोटि की आएगी तो n की वैल्यू 0 रख देंगे, द्वितीय कोटि की आएगी n की वैल्यू 2 रख देंगे। ये कॉमन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। किसी भी कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई निकालने के लिए ये रखना है ना, k के लिए ऑर्डर में लिखे, क्या लिखे, k लिखे, k की यूनिट निकालना, k की क्या निकालनी थी, हमें यूनिट निकालनी थी, k की यूनिट, तो ये हो गया। अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, समूह 15 के तत्वों की हाइड्रोजन से क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। बिल्कुल सामान्य बात है बेटा, हमने आपको बताया है पी ब्लॉक में जाना पढ़ने ला कि समूह 15 में जैसे जैसे नीचे जाते हैं तत्वों की हाइड्रोजन से क्रियाशीलता क्रमशः बढ़ती जाती है। क्या करूं मैं, क्रमशः बढ़ती जाती है। यानी नाइट्रोजन से ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, फास्फोरस, और फास्फोरस से ज्यादा क्रियाशील आर्सेनिक, आर्सेनिक से ज्यादा क्रियाशील एंटीमनी, एंटीमनी से ज्यादा क्रियाशील बिस्मिथ। तो समूह 15 के तत्वों के नाम आपको क्रमशः याद होने चाहिए। नाम की ट्रिक भी अब आपको बताई थी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, ये हमने आपको ट्रिक भी बताई है बेटा। यहां से यहां जाएंगे, हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता क्रमशः बढ़ती जाएगी, क्रमशः बढ़ती जाएगी, यानी कि ये इस ऑर्डर में होगा। और ये आंसर बेटा आपका कौन सा है, आपको दिख रहा है ये वाला आंसर सही है, इसका आंसर पहला सही है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ क्रमशः बढ़ती है, क्रमशः, इनमें क्रम ही नहीं है सही। तो आपको एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। ट्रिक मैंने आपको बताई थी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, और भी कई ट्रिक्स हैं, मैंने जो बताई बच्चों को मैंने वो बता दिया आपको बेटा। अगला क्वेश्चन है, फिनॉल की सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। ठीक है ना, हमने रिएक्शन लिखे हैं बेटा, हम फिनॉल जानते हैं, थोड़ी रिएक्शन में अंतर है, ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। फिनॉल, इसकी नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन हो रही है HNO3, ठीक है नहीं, और रहता है H2SO4। बेटा हमने दो रिएक्शन पढ़ी है, हमने सामान्यतः दो रिएक्शन पढ़ी, कंडीशंस का अंतर होता है उनमें, कंडीशन पे हमें नहीं जाना है, लेकिन कंडीशंस का अंतर होता है। हमने क्या क्या पढ़ा वो हम दोनों लिख दे रहे, उनमें से अगर दोनों आंसर होंगे तब कोई कंडीशन देखेंगे हम, एक ही मिलता है तब कोई बात नहीं है। एक तो हमने नाइट्रीकरण में ये वाला पढ़ा, फिनॉल का जब भी नाइट्रेशन होता है ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। एक रिएक्शन हमें यह भी पढ़ी है
जब यह टेम्परेचर और कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी बनता है। क्या बनता है? ये भी हमने पढ़ी है बेटा, केवल इनमें कंडीशंस का अंतर है, परिस्थितियों का अंतर है, ये भी हमने पढ़ी है। इसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और इसका नाम है पिक्रिक अम्ल। क्या नाम है? पिक्रिक अम्ल। यह पिक्रिक अम्ल भी है। तो हमें पिक्रिक अम्ल यहाँ हमारा वो मिल रहा है 2,4 ऑर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल तो मिल ही नहीं रहा है वहां पे हमें, लेकिन वहां में पिक्रिक अम्ल मिल रहा है। तो इसका आंसर बेटा हम पिक्रिक अम्ल लगा सकते हैं। आंसर कौन सा सही है इसका? इसका आंसर पिक्रिक अम्ल सही है, क्योंकि फिनॉल का जब भी नाइट्रीकरण करते हैं दो संभावना है, कंडीशंस उसमें लिखी नहीं है। कंडीशंस अगर उसमें लिखी होती तब तो हम कोई बात नहीं, ये कह देते, अभी उसमें कोई भी कंडीशन लिखी नहीं है तो दो आंसर हो सकते थे। हमारा आंसर बेटा पिक्रिक अम्ल हो गया। क्या होगा आंसर? पिक्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन आया रोजेन मुंड अपचयन द्वारा। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है बेटा, क्वेश्चन नेम रिएक्शन डायरेक्ट याद रखनी है। रोजेन मुंड अपचयन हमने पढ़ा था एसिड हैलाइड का। जब एसिड हैलाइड को पैलेडियम किसके साथ? पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ अपचयित करते हैं, क्या करना है? रिडक्शन करना है। इसमें H निकलते हैं, H देना है ना, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और एक H, सॉरी बॉन्ड नहीं टूटता है बच्चों, क्या हुआ? ये वाला H निकल जाएगा, एक H इसके साथ और एक H इसके साथ, यानी क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OH और प्लस HCl निकल जाएगा, यानी ये क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। यानी रोजेन मुंड अपचयन रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बेटा? रोजेन मुंड अपचयन से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। क्या बच्चों? एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड बनाने के, इससे कीटोन नहीं बनते हैं, इससे कीटोन नहीं बनते हैं, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि है ये। तो ये हो गया। इसमें 3 एग्जाम्पल दिए, हो सकता है सभी बन सकते हैं, चौथा हो सकता था, है ना। अगला पेनिसिलिन क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस साल आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, ये इस साल आपकी परीक्षाओं में नहीं आना है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजा गया सबसे पहला एंटीबायोटिक है। क्या है बेटा? प्रथम एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें एक ऑप्शन एंटीबायोटिक होगा। क्या होगा बेटा? आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, एंटीबायोटिक एक ऑप्शन होगा उनमें। तो क्वेश्चन आएगा पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। अगला क्वेश्चन लिखा है फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या। इसके 4 ऑप्शन दिए होंगे बेटा, आपको मैंने लिखे नहीं है, हो सकता दिया हो। कौन सी? 0 होती है, -1 होती है, +1 होती है और -2, ऐसा लिख दें, -2 +2। कौन सी होती है बेटा? फ्लोरीन पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है। क्या करूं मैं? इसकी ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। जब विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होगी तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो आएगी, पहली बात तो निगेटिव आएगी। कैसी आएगी? पहली बात तो निगेटिव आएगी, अर्थात ये पॉजिटिव तो होंगी ही नहीं। ये बात गलत हो गई, ये 2 आंसर गलत हो गए। अब हम देखा इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात यह केवल 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी -1 ऑक्सीकरण संख्या हो गई। तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? -1। देखिए बच्चों, दोबारा मैं बता दूं डायरेक्ट। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, हम वेग स्थिरांक की इकाई के लिए ये सूत्र लगाएंगे, n की वैल्यू 0 रखेंगे, सेकंड इनवर्स आ जाएगी। समूह 15 के तत्वों की हाइड्रोजन से प्रतिक्रियाशीलता समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्रमशः बढ़ती है। तो समूह के तत्व जहां क्रमशः लिखे हों और बड़ा है का निशान लगा है, वही आंसर सही है। फिनॉल नाइट्रिक अम्ल के साथ 2 तरह के कंपाउंड बनाता है, कंडीशन नहीं है, ऑर्थोफेरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर और पिक्रिक अम्ल। चूंकि यहाँ पिक्रिक अम्ल मिल गया, वही आंसर सही हो गया। रोजेन मुंड अपचयन बच्चों एल्डिहाइड, केवल और केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि है, ये भी हम जानते हैं। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। क्वेश्चन 2 तरह से हो सकता है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ये क्या है? यह एक एंटीबायोटिक है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव
प्रत्येक कंपाउंड में -1 होती है। क्या करूं मैं? सदैव -1 होती है प्रत्येक कंपाउंड में, यह -1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। तो आपको 6 बहुविकल्पी समझ में आ रहे हैं बेटा? 6 बहुविकल्पी हमारे हो गए हैं, ठीक है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 8 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 8 नंबर का होगा, जिसमें 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं। आपको पेपर में भी दिख रहा है और आपको हम कम्युनिटी पर भी भेज देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं बेटा, है ना। इसको नोट कर लो, आप लोग नोट करना चाहो तो। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आपको मैंने पेपर भी दोबारा से सेंड कर दिया बेटा, स्क्रीन पे आपको पेपर दिख रहा होगा। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ नोट्स की पीडीएफ में भी पेपर मिल जाएगा आपको, कम्युनिटी पे भी पेपर मिल जाएगा आपको। पेपर में आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन दे रखा है कि जो N2O5 है, N2O5 का जो अपघटन हो रहा है किसमें? 2NO2 प्लस हाफ O2 में। 2NO2 प्लस हाफ, आपको दिख रहा है कि नहीं? मैं एक मिनट देख लूं थोड़ा बेटा। हाँ दिख रहा है, ठीक है ना। 2NO2 प्लस हाफ O2 में जो अपघटन हो रहा है, यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्या कह रहा हूं? यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। यदि 318 केल्विन पर इसकी प्रारंभिक सांद्रता, किसकी? N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता, यानी इसको हम नोट लगा देते हैं, N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.2 गुणा 10 की घात -2 मोल लीटर इनवर्स दी हुई है। ये तो आपको दिया हुआ है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता ये दी हुई है। प्रश्न पूछा गया आपसे, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 60 मिनट पश्चात, कितने मिनट पश्चात? 60 मिनट पश्चात, है ना, 60 ही लिखा है ना। 60 मिनट पश्चात इसकी सांद्रता क्या? इसकी सांद्रता दी है 0.6 गुणा 10 की घात -2 मोल लीटर इनवर्स। तो हमें K की वैल्यू निकालना है, यही प्रश्न है ना। प्रारंभिक सांद्रता दी है, 60 मिनट के पश्चात सांद्रता दी है, K की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, वेग स्थिरांक का समीकरण होता है K = 2.303 अपॉन T लॉग बेस में 10 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रारंभिक सांद्रता, T समय पश्चात बची हुई सांद्रता, इनका अनुपात। वैल्यू रखें 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग, इसकी वैल्यू है बेटा, प्रारंभिक की है 1.2 गुणा 10 की घात -2 और इसका 0.6 गुणा 10 की घात -2। ये इससे कट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, इससे 2 बार कटा, यानी आया 2.303 अपॉन 60 लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू बच्चों 3010 होती है। कितनी होती है? 3010, यानी कि 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन 60 और आंसर आया 0.693 अपॉन 60। इसको भाग दे देना बेटा, 6 बन जा 6, एक बार 0 और लगाना पड़ेगा ना। 6 बन जा 6 और 6 बन जा 6, 3 बचे, 5 आया, 5 आया और ये आ गया मिनट इनवर्स। क्या आ गया बेटा? मिनट इनवर्स। तो क्वेश्चन था इसके लिए रेट कांस्टेंट निकालिए। आपने रेट कांस्टेंट निकाल दिया, तो यहां तक करेंगे ना क्वेश्चन को, थोड़ा उसके लिए जगह रहना चाहिए। आपने रेट कांस्टेंट निकाल लिया है, ठीक है ना। क्लियर है क्वेश्चन की? क्वेश्चन अभिक्रिया दी थी, इस अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट निकालना था, सूत्र ये वाला लगेगा। तो जब भी रेट कांस्टेंट के क्वेश्चन आते हैं, ये सूत्र आपको लगाना है, नोट कर लेना। पीडीएफ भी मिल जाएगी बच्चों आपको, है ना, वहां भी नोट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा उसमें लिखा हुआ है कि विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत को हमें समझाना है। क्या समझाना है? विषमांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत को हमें समझाना है। चलिए हम समझाते हैं बेटा। विषमांगी उत्प्रेरण का एक एग्जांपल लिखे हैं हम लिखा N2 प्लस 3H2 गिव्स, ये क्या होगा? Fe होता है, MO होता है, 2NH3 बन जाता है। यह एक विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है।
क्यों विषमांगी उत्प्रेरण? क्वेश्चन आपसे यह भी किया जा सकता है क्योंकि इसमें जो क्रिया कारक है वह गैस है और जो उत्प्रेरक है वह सॉलिड है। क्या कह रहा हूं मैं? जिसमें क्रिया कारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो, अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में क्रिया कारक और उत्प्रेरक हो, वह उत्प्रेरण अभिक्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। सामान्यतः बच्चों आपके सिलेबस में जो है वह ठोस पर गैस, ठोस पर गैस, ठोस होगा आपका उत्प्रेरक और गैस होगी आपकी क्रिया कारक। ये वाला आपका आपके सिलेबस में सामान्यतः यह वाला उत्प्रेरण है। ठोस उत्प्रेरक पर गैस क्रिया कारक का विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण आपके में है। तो इसका हमें बच्चों अधिशोषण सिद्धांत समझाना है। क्या समझाना है इसका हमें अधिशोषण सिद्धांत समझाना है। कौन सा सिद्धांत? अधिशोषण सिद्धांत। अधिशोषण सिद्धांत समझाना है। हमने माना, जैसे हमने लिखा A+B एक कैटलिस्ट है, C के साथ रिएक्शन करके AB बनाते हैं। इस केमिकल रिएक्शन को अधिशोषण सिद्धांत से समझाइए। क्वेश्चन है, अब हम देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले क्या होगा बेटा, मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूं, उसके पॉइंट आपको नोट्स में मिल जाएंगे। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि जो कैटलिस्ट है, ये जो कैटलिस्ट है बेटा, ये कैटलिस्ट दिखाया गया है। यह जो कैटलिस्ट है यह अपनी एक्टिव साइट से, किससे? यह अपनी एक्टिव, इसकी जो साइट दिख रही है एक्टिव साइट है, ये उत्प्रेरक अपनी एक्टिव साइट से ए और बी जो अभिकारक हैं, क्या है बच्चों जी? अभिकारक, अभिकारक के मॉलिक्यूल को अधिशोषित कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मैं दोबारा बताना चाहता हूं, ये जो उत्प्रेरक है इसमें बहुत सी एक्टिव साइट्स होती हैं, कई एक्टिव साइट्स होती हैं। और होगा क्या, सबसे पहले जैसे हमने माना ये उत्प्रेरक है, ये क्या है? उत्प्रेरक है। पहले क्या होगा, ए और बी इसकी सतह पर अधिशोषित होंगे। क्या होंगे भाई? ए और बी इसकी सतह पर अधिशोषित होंगे। यहाँ पॉइंट बच्चों बहुत लिखे हुए हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में बता देंगे, है ना। ये पहले क्या होगा, अभिकारक उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होंगे। धीरे धीरे क्या होगा, इस अधिशोषक की सतह पर अभिकारकों की सांद्रताएं बढ़ने लगेंगी। क्या कह रहा हूं मैं? पहले अभिकारक उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होंगे, धीरे धीरे करके उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक की सांद्रताएं बढ़ने लगेंगी और अभिकारक अपनी एक्टिव साइट, उत्प्रेरक अपनी एक्टिव साइट से, इसकी जो एक्टिव साइट देख रही है ना बेटा, फ्री बैलेंसियां जो दिख रही हैं, यह अपनी एक्टिव साइट से क्रिया कारक के अणुओं को आपस में जोड़ लेगा। क्या कह रहा हूं मैं? पहले क्रिया कारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर, पहले क्या होगा, क्रिया कारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होंगे, उनकी सांद्रताएं धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। क्रिया कारक और उत्प्रेरक की एक्टिव साइट से क्रिया कारक के अणु जुड़ जाएंगे। उत्प्रेरक इनको प्रेरित करेगा, भाई तुम आपस में भी रिएक्शन कर लो, मेरे पास तो जुड़ ही गए हो, क्यों ना तुम आपस में जुड़ जाओ। उत्प्रेरक इनको कहेगा, इस एक पाथ देगा जिस पाथ पर चलकर यह दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। उत्प्रेरक ने कहा, भाई तुम हमसे तो जुड़े ही हो, आपस में क्यों नहीं जुड़ जाते? आपस में जुड़ जाओगे तो एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, तो ये अपनी साइड को वीक करने लगेगा। उत्प्रेरक क्या होगा, अपनी साइड को वीक करेगा, इनमें भी दोस्ती कराने लगेगा, ए और बी की दोस्ती कराने लगेगा और अपनी साइड को वीक करने लगेगा। अर्थात यह एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट बनेगा और रिएक्टेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन होने लगेगी और यहां से ये प्रोडक्ट बनाकर उत्प्रेरक की सतह से अलग हो जाएगा। ए बी क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा, उत्प्रेरक वापस बचेगा। क्या बन गया ये अधिशोषण सिद्धांत है। क्या है भाई?
पहले उत्प्रेरक की सतह पर क्रियाकारक के अणु अधिशोषित होते हैं। धीरे धीरे क्रियाकारक के अणुओं की सांद्रताएं उत्प्रेरक की सतह पर बढ़ जाती हैं। उसके बाद उत्प्रेरक क्रियाकारकों के साथ अपने एक्टिव साइट से बॉन्ड बना लेता है और एक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनाकर प्रोडक्ट को अलग कर देता है, उत्प्रेरक अलग हो जाता है। यह सिद्धांत बच्चों उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत है। क्या है? उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। नोट कर लेना, नोट्स भी मिल जाएंगे आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन देखें बेटा। अगले क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें क्या करना है? एल्कोहल का निर्माण करना है। किसका भाई? एल्कोहल का निर्माण करना है। किससे करना है? अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा। और इसकी हमें क्या बतानी है? क्रियाविधि बतानी है कि एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस द्वारा एल्कोहल कैसे बनता है। थोड़ा एक बच्चों प्रश्न भ्रम की स्थिति का लिखा है। सही प्रश्न यह है, एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा एल्कोहल का निर्माण। एल्कीन उसमें लिखा नहीं है ना, पेपर में आपको दिख रहा होगा, उसमें एल्कीन नहीं लिखा है। अब सही क्वेश्चन क्या हुआ? एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा एल्कोहल का निर्माण करना है। चलिए हम करते हैं बेटा। कैसे होगा क्या? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 H प्लस है, H2O है। H का यहाँ पे एडिशन हो जाएगा वाटर का, मार्कोनिकॉफ लॉस होगा। OH यहाँ पे, H यहाँ पे, क्या बनेगा? CH3 CH और CH3, यानी क्या बन गया? प्रोपेन टू ऑल बन गया। ये कैसे बना, इसकी कौन सी मैकेनिज्म, इस बात की चर्चा करते हैं हम। हमें क्या पढ़ना है? मैकेनिज्म पढ़ना है इसकी हम बेटा, है ना। मैकेनिज्म क्या है इसकी क्रियाविधि क्या है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा बेटा? जो एल्कीन है इसका प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोन इस पर आकर अटैक करेगा, एसिड का प्रोटोन। ये अटैक यहां भी कर सकता है और ये अटैक यहां भी कर सकता है। हम तो दोनों संभावनाएं लिख रहे हैं, ये अटैक यहां भी कर सकता है, ये अटैक यहां भी कर सकता है। चलिए हम दोनों संभावनाएं लिख रहे हैं। CH3 CH, अभी इसने अटैक यहां किया तो CH3 हो गया, यहां प्लस बना, और CH3 अब उसने अटैक किया बीच वाले पे, तो ये बना बेटा, है ना। जहां H प्लस जुड़ेगा उसके विपरीत पर, जहां H प्लस जुड़ेगा उसके विपरीत पर प्लस चार्ज आएगा, तो आ गया। ये जो कार्बोकैटायन है बेटा, यह 2 डिग्री है, यह कार्बोकैटायन 1 डिग्री है। बेटा मैंने आपको अच्छे से बताया है, आप लगातार वीडियो देखते रहिए पिछले। ये 2 डिग्री है, यह 1 डिग्री है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी होता है। कैसा होता है बेटा? ये कार्बोकैटायन अधिक स्थायी होता है 2 डिग्री, क्योंकि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, तो 2 डिग्री है, ज्यादा स्थायी है। अर्थात सेकंड स्टेप में यही भाग लेगा। क्या होगा? CH3 CH प्लस CH3, इस पर बेटा वाटर का मॉलिक्यूल आके अटैक करने के प्रयास करेगा। इस पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर होते हैं, ये बढ़िया से लोन पेयर होते हैं। चाहते कहीं से हमें पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, इनकी पॉजिटिव चार्ज को देखकर लाल टपकती है बेटा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तुरंत अटैक करके पकड़ लेंगे उसको। और यहाँ बच्चों पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये इस पर तुरंत आक्रमण करेंगे और इससे जुड़ जाएंगे। यानी क्या बनेगा? एल्काइल हाइड्रोनियम आयन बनेगा। CH CH2 और यहाँ पे H2O जुड़ गया, एल्काइल हाइड्रोनियम आयन बना। तीसरे स्टेप में क्या होगा बेटा? ये जो एल्काइल हाइड्रोनियम आयन बना है CHOH H प्लस, वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, लोन पेयर तो होते ही हैं। इस एल्काइल हाइड्रोनियम आयन में बच्चों ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज होने के कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता और ज्यादा हुई। वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, प्लस चार्ज इसको और गुस्सा दिला रहा है। ये अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहता है। ये ऐसे कहेगा भाई तू निकल मेरे सेंटर से, मुझ पे पॉजिटिव चार्ज फालतू आ गया ये, और यह अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लेगा, इस H को निकालेगा। ये वो तुरंत पकड़ के ले जाएगा इसको,
ये O इस H को तुरंत पकड़ के ले जाएगा, H3O बनाएगा और वह यहाँ पे प्रोपेन टू ऑल प्रोडक्ट बन गया। प्रोपेन टू ऑल यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। नोट कर लो बच्चों इसको, यानी मैकेनिज्म हो गई इसकी, ठीक है नहीं। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड हो गया। नोट कर लेना बच्चों इसमें ना, पॉज करके नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, चौथा दे रखा है, स्टीफेन रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना है बेटा? स्टीफेन रिएक्शन। स्टीफेन रिएक्शन बच्चों एल्डिहाइड बनाने की विधि थी। इसमें क्या किया था आपने? एल्काइल साइनाइड को SnHCl द्वारा रिडक्शन किया था, इमीन बना था। क्या बना था बेटा? इमीन। एक H यहां और एक H यहां, यानी क्या बना? RCH डबल बॉन्ड NH। इसका क्या कर देना है? एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस करना था। आपको डायरेक्ट याद रखना है, मैंने आपको बताया था बेटा याद करना। अभी आप डायरेक्ट याद रखो, ऐसे कोई भी आता है, इस पर O, इस पर दोनों H, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, RCHO प्लस NH3। आपको भी सीधा याद रखना है, पेपर में सीधा याद रखना है, ठीक है नहीं। एक एग्जाम्पल लिख देंगे हम, CH3 CHO SN/HCl और यहाँ पे आएगा 2H CH3 CHO क्यों था बेटा? CH3 C ट्रिपल N था ना, CH3 CH डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो गया, H प्लस में CH3 CHO बन गया और NH3 निकल गया। ये हो गई स्टीफेन विधि। इसको भी आप नोट कर लेना बेटा, है ना, इसको भी नोट कर लो आप। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की हम व्याख्या करते हैं। आपको 3 भी दिख रहा है ना बेटा उसमें, स्क्रीन पर साथ साथ क्वेश्चन भी चला रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन दे रखा है, एक अभिक्रिया है, उसके लिए वेग स्थान जो है उसकी यूनिट दे रखी है, K इक्वल टू दे रखा है, सॉरी रेट दे रखी है, रेट दे रखी है K, क्या दे रखी है बेटा? A की पावर 1/2 B की पावर 3/2। इसकी हमें ऑर्डर निकालनी है। क्या निकालनी है? कोटि निकालनी है इस अभिक्रिया की। किस कोटि की ये अभिक्रिया है? तो ऑर्डर तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो घात होती है इसको जोड़ तो निकल आएगी, 1/2 धन 3/2, उत्तर हो गया 4/2, यानी ऑर्डर आ गई 2। यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है बेटा। कौन सी कोटि की है? द्वितीय कोटि की। आगे क्वेश्चन भी आ सकता है, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालिए। किसकी? के की यूनिट। ये उसमें दिया नहीं है लेकिन आपको बता रहा है बेटा। हम आपको क्या बताया था पहले क्वेश्चन में ही? मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, n की वैल्यू 2 रख देना है, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने बता दिया डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन आया, खा। क्या दिख रहा है उसमें? विद्युत अपोहन। क्या है भाई? विद्युत अपोहन क्या है, यह प्रश्न है ना। सामान्यतः बेटा क्या होता है, कोलाइड्स जो होते हैं, कोलाइड्स जो होते हैं उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है। अगर उनको SPM में, किसमें बेटा? एक सॉल्यूशन है, मतलब उनके सॉल्यूशन के बीच में क्या लगी हो? SPM लगी हो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हो, और यहाँ कोलाइड सॉल्यूशन हो, तो वह इसमें से पास नहीं हो पाते, इसमें से निकल नहीं पाते हैं SPM में से होकर। कोलाइड सॉल्यूशन का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वह SPM से पास नहीं हो पाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोलाइडों और क्रिस्टलाइडों को पृथक करने की एक विधि विकसित की गई। इस विधि को हम अपोहन कहते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? कोलाइडों को क्रिस्टलाइडों से पृथक करने की एक विधि इजाद की गई, उस विधि का नाम अपोहन है। क्रिस्टलाइड निकल जाते से, अगर कोलाइड में क्या मिले होंगे? क्रिस्टलाइड मिले होंगे तो निकल जाएंगे। जैसे हमने क्या किया, एक पात्र लिया, एक हुक लगा दिया बेटा, कहीं पर एक हुक लगा हुआ है, हुक में क्या किया?
एक थैली में कोलाइडल सॉल्यूशन, यहाँ पर एसपीएम लगी हुई है और यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन, कौन सा वाला बेटा, कोलाइड है और प्लस अशुद्धि है, क्या है बेटा, अशुद्धि है। अशुद्धि किसकी है, क्रिस्टेलाइड की, कोलाइड और क्रिस्टेलाइड की, कोलाइड में क्रिस्टेलाइड की अशुद्धि है, उनको यहां भरकर टांग दिया। क्रिस्टेलाइड मतलब जैसे NaCl, Na प्लस और Cl माइनस की अशुद्धि है। तो क्या होगा बेटा, इसके जो क्रिस्टेलाइड हैं Na प्लस Cl माइनस, यह तो यहां से निकलकर सॉल्यूशन में आते जाएंगे, यह तो यहां से निकलकर सॉल्यूशन में आते जाएंगे। और क्या होगा, तो जो Na प्लस और Cl माइनस क्रिस्टेलाइड तो निकल जाएंगे, कोलाइडों का गुण होता है वो एसपीएम में से निकल नहीं पाते हैं, तो कोलाइड वहीं रह जाएंगे। तो हमारा कोलाइड शुद्ध हो जाएगा क्योंकि उसके क्रिस्टेलाइड कहाँ हुए, बाहर निकल गए। यदि यहाँ 2 इलेक्ट्रोड और लगा दें, क्या लगा दें, 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड और लगा दें, तब ये Cl माइनस जब बाहर निकलेगा तो यह इलेक्ट्रोड उसे तेजी से खींच लेगा। यानी क्या करना है हमें, जो हमारा अपोहन था उसकी दर को बढ़ाने के लिए हमने इलेक्ट्रोड और लगा दिए। क्या लगा दिए बेटा, हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, फिर हमने अपोहन किया। अपोहन का मतलब कोलाइड और क्रिस्टलाइड को अलग किया, तो हमारे अपोहन की दर बढ़ जाएगी। इस क्रिया को हम विद्युत अपोहन कहते हैं। आंसर कैसे लिखना है बच्चों आपको, विद्युत अपोहन के पहले हम लिखेंगे अपोहन क्या है। कोलाइडों को क्रिस्टलाइडों से पृथक करने की विधि, अर्थात कोलाइडों को प्यूरिफिकेशन करने की विधि को हम अपोहन कहते हैं। इस क्रिया में एक एसपीएम की थैली में कोलाइडों को टांग देते हैं, एक विलयन के अंदर, एक मीडियम के अंदर टांग देते हैं, अगल बगल 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इस एसपीएम से इसमें अशुद्धि के रूप में उपस्थित क्रिस्टलाइड बाहर निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रोड उन्हें तेजी से अपनी तरफ खींचने लगते हैं, जिससे अपोहन की दर बढ़ जाती है। इस पूरी प्रोसेस को हम विद्युत अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विद्युत अपोहन कहते हैं। ठीक है ना, मिटा दें उसको। अगला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा गा कि एल्कोहल के क्या लिखा है बेटा, एल्कोहल के निर्जलन से ईथर बनाना, हमें क्या बनाना बेटा, केवल समीकरण लिखनी है अभी तो हमें। एल्कोहल का क्या करना है हमें, निर्जलन, इससे हमें ईथर बनाना है ना, ये क्वेश्चन तो है, इससे ईथर बनाना है। चलिए बना के देखते हैं। अच्छा, ईथर बनाते हैं। हम लिख रहे हैं CH3 CH2OH, इसका एक मॉलिक्यूल और लेना पड़ेगा बेटा हमें, क्योंकि और यहाँ पे क्या होना बेटा, H2SO4 है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। इसको 273 जोड़ सकते हैं, 413 केल्विन भी लिख सकते हैं। होगा क्या, 2 जल के अणु निकल जाए, सॉरी 1 जल का अणु निकल जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3 बन जाएगा, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर बन गया। भाई यही लिख लेना, आपको इतना काम हो जाएगा। आप अल्कोहल के निर्जलन से ईथर बनाने की विधि, यहाँ तापमान का बहुत उपयोग है बेटा, बताया था। ज्यादा ताप करोगे एल्कीन बन जाएगा, ताप बढ़ाने पर क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट एल्कीन बन जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण विधि है, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन कौन सा हो गया, उसका गा हो गया, गा। अब आता है घा, तीसरे का घा। लिखा है टोलैन अभिकर्मक क्या है, अभी पढ़ाया था हमने बच्चों आपको, टोलैन अभिकर्मक, और इसकी रिएक्शन और लिखना है एल्डिहाइड से। क्योंकि क्या होता है बेटा, यह माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यह केवल एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है। इसका उपयोग एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए किया जाता है। होता क्या है भाई, अमोनियामय, क्या होता है, अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, किसका, अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टोलैन अभिकर्मक कहलाता है। क्वेश्चन लिखा है यह एल्डिहाइड के साथ क्या रिएक्शन करता है, कैसे बनता है। अच्छा बच्चों देखें, सिल्वर नाइट्रेट को
पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घोलते हैं तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड का वाइट पीपीटी बनता है। क्या बनता है बेटा? वाइट पीपीटी बनता है। यहां NH4Cl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? NH4NO3 निकल जाएगा, है ना। इसको हम क्या करते हैं, पुनः अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घोल देते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है AgNH3 का होल ट्वाइस OH। ये कॉम्प्लेक्स जो है बच्चों, यही कॉम्प्लेक्स आपका टोलेन रिएजेंट कहलाता है। टोलेन, यह मैं ऊपर इसको मिटा देता हूं बेटा, ना इसको मिटा दूं। टोलेन रिएजेंट को क्या करूं मैं, यदि हमारा गिवन एल्डिहाइड है, इसमें यदि हम टोलेन रिएजेंट मिलाएंगे तो यह अपचयित हो जाएगा, यानी इसको ऑक्सीकृत कर देगा। ये अपचयित हो जाएगा ना, इसको ऑक्सीकृत कर देगा कार्बोक्सिलेट आयन में, यानी कार्बोक्सिलेट आयन क्या करेगा, और यहां जो Ag होगा वह Ag, यहां जो Ag+ होगा वह Ag में अपचयित हो जाएगा और रजत दर्पण बनेगा। क्या बनेगा बेटा? रजत दर्पण। तो क्वेश्चन लिखा था टोलेन अभिकर्मक क्या है, हम कहेंगे अमोनियामाइड सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टोलेन अभिकर्मक है। दूसरा प्रश्न था यह एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड सॉरी, यह केवल एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है। जब इसको एल्डिहाइड में मिलाते हैं तो रजत दर्पण बनता है। क्या बनता है? सिल्वर मिरर बनता है। विस्तृत व्याख्या आप अलग से टॉपिक में देख सकते हैं बच्चों, है ना। सिल्वर मिरर बनता है। 3 क्वेश्चन होगा, चौथा करते हैं बच्चों, इसको नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा करते हैं हम। चौथे नंबर का क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपको क्वेश्चन दे रखा है कि अंतः केंद्रित आद्र केंद्रित लिखा है ना, आद्र केंद्रित घनीय जालक की यूनिट सेल यानी एकाक सेल में कणों की संख्या बतानी है। किसके में बच्चों? अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित घनीय जालक। अंतः केंद्रित, अंतः को आद्र लिखा है बेटा, आद्र भी लिख सकते हैं ना। इसकी यूनिट सेल में कण बताना है, यूनिट सेल में कण बताना है ना, एकक सेल लिखा होगा बेटा। अंतः केंद्रित घनीय जालक क्या होता है? ऐसा जालक, ऐसा घन, जैसे ये घन है, हमने कहा ये क्यूब बनाया, इस क्यूब के 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं बेटा? 8 कोने होते हैं। 8 कोनों पे एक एक कण होगा और एक कण होगा बीच में। एक कण इसके जालक के घन के बिल्कुल सेंटर में होगा। जो कोने पर यूनिट कण होता है वह होता है 1/8, यानी कितना हो गया? 8 कण है कोने पर, एक कण का हिस्सा 1/8, ये कहां पर है? कोने पर। और एक कण है केंद्र में। कहां है बेटा? एक कण केंद्र में। 8 कण कोने पर, एक कण का हिस्सा 1/8, एक कण है इसके केंद्र में। कुल 9 कण होते हैं बेटा इसमें। प्रत्येक यूनिट सेल में 9 कण होते हैं, 8 कोनों पर, एक सेंटर में। ठीक है ना। तो अंतः केंद्रित घनीय में एक यहां हो गया। अब क्या होगा बेटा? कुल कितने कण होंगे? 8 गुणा 1/8, 1 और 1, यानी कि 2 कण होते हैं। क्वेश्चन था अंतः केंद्रित घनीय यूनिट सेल में कणों की संख्या बताइए। तो कितनी हो गई बेटा? 2 हो गई। कितनी हो गई बेटा? 2 कण होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ उसमें बेटा? ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं? क्या लिखा हुआ बेटा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना किसका? संक्रमण तत्वों का। संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है हमें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। ठीक है ना। क्या होता है इनमें? अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है n-1d में, 1 से 10 होते हैं, और ns में 1 या 2 होते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? d में जाता है। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। n-1d में 1 से 10, ns 1 या 2। क्वेश्चन और लिखा है बेटा इसमें,
परिरक्षण प्रभाव क्या है? परिरक्षण प्रभाव सामान्यतः बच्चों क्या होता है, जैसे हम लिख रहे हैं एक संक्रमण स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ये संक्रमण तत्व हैं। सामान्यतः क्या होता है, किसी भी पीरियड्स में, आवर्त में यहां से यहां जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या बढ़ता है बेटा? नाभिकीय आवेश बढ़ता है बाएं से दाएं जाने पर, जिससे जो साइज है वह कम होता है। क्या कह रहा हूं मैं? आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिससे नाभिक और इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बढ़ता है और साइज छोटा हो जाता है। संक्रमण तत्वों के केस में चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने कहा 4 कोश हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, तीसरे में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। थोड़ा ऊपर बता दे बेटा मिटा के। संक्रमण तत्वों के केस में क्या है बेटा? 4 कोश हैं, 1 2 3 4। यहां भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये NS है, ये D है, N-1D। जब अगला इलेक्ट्रॉन जब यहां आएगा तो उसे मार्ग में ये वाला इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन जब आ रहा होगा तो उसे मार्ग में ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा बेटा? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण होगा। यह प्रतिकर्षण नाभिकीय आकर्षण को कम करेगा। किसको कम करेगा? न्यूक्लियर चार्ज को, या नाभिकीय आकर्षण को क्या करेगा? नाभिकीय आकर्षण को कम करेगा। और जब नाभिकीय आकर्षण कम हो जाएगा तो साइज बढ़ेगा। इस प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। दोबारा समझना बेटा, है ना? क्या संक्रमण तत्वों में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो सामान्यतः न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज छोटा होता है, लेकिन चूंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1D कक्षक में प्रवेश कर रहा था, यह इलेक्ट्रॉन अपनी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, जिससे नाभिकीय आकर्षण या नाभिकीय चार्ज कम हो जाएगा और साइज बड़ा होने लगेगा। इस नाभिकीय चार्ज के कम होने की घटना को ही परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। प्रोटेक्ट कर रहा है न्यूक्लियर अट्रैक्शन को। ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन न्यूक्लियर अट्रैक्शन को प्रोटेक्ट कर रहा है। इस घटना को हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं बच्चों, है ना? अगला क्वेश्चन क्या लिखा है उसमें? अगला लिखा है क्वेश्चन, बहुलीकरण क्या है? बेटा ये सिलेबस से इस साल हट गया है, मैं बता देता हूं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। उस बड़े मॉलिक्यूल को बहुलक कहते हैं, और बहुलक बनने की क्रिया बहुलीकरण कहलाती है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन था उसमें साबुनीकरण। ये भी इस साल सिलेबस से हट गया है। साबुनीकरण, साबुन जो बनते हैं, मतलब उच्चतर बसीय अम्ल के जो एस्टर होंगे उनका हाइड्रोलिसिस करने पर साबुन बन जाता है। इस प्रोसेस को हम साबुनीकरण कहते हैं। ये भी इस साल के सिलेबस में नहीं है बच्चों। अगले जो क्वेश्चन है 5वें, 6वें और 7वें क्वेश्चन, वह आपको अगले कालांश में समझाए जाएंगे। तब तक के लिए इसे आप समझ लीजिए। कोई भी समस्या हो व्हाट्सएप या फेसबुक पे या यूट्यूब पे अवश्य मैसेज कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।